चलो बेटा आइसोमेरिज्म में देखो, हम लोगों ने देखो इसी चैप्टर की अब शुरुआत की है। आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा गया है ना बेटा? कौन सा? एक 2D और एक 3D, है ना? 2D वालों को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा 3D वाले कौन से होते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने तरीके के होते हैं बताओ बेटा? कितने तरीके के? 6 तरीके के। 6 का नाम लिख लो। सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद बताओ बेटा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलो या पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलो, एक ही बात है। उसके बाद बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके बाद बताओ बेटा मेटामेरिज्म। उसके बाद बताओ बेटा टाटोमेरिज्म। और सबसे लास्ट में रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना? अच्छा बताओ स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया। एक कौन सा बेटा? कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा कन्फॉर्मेशनल। आइसोमेरिज्म। अच्छा, यहां इसको फर्दर दो भागों में फिर से डिवाइड किया गया। क्यों बेटा? एक तरफ हमको क्या पढ़ना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और एक तरफ हमको क्या पढ़ना बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे आपको 3 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़नी है। कितने टाइप की? 3 टाइप। अच्छा तीनों टाइप बताओ। सबसे पहले कौन सा? इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और गज, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्यू, है ना? पहले इसको लिख लो बेटा, सब लोग यही शुरुआत करें। और एक आइसोब्यूटेन, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। अच्छा सारे बच्चे आइसो देखो है या नहीं? अच्छा बताओ आइसो के लिए इतना होना चाहिए कि नहीं? पढ़ाया होगा ये आइसो है, बोला था। अब ये आइसो है, आइसो वाले कार्बन में टोटल कार्बन कितने लगे हैं? 4। इतना आइसो है, इतना क्या है? आइसो। और टोटल कितने कार्बन है? 4। तो नाम क्या रखोगे? आइसो ब्यूटेन। सिखाया है। आइसो शब्द इस्तेमाल कहां करेंगे, ये चीज हमने आपको सिखाई कहां? आयुपैक में। क्लियर है? अच्छा बताओ अब दूसरा एग्जांपल लिखो, C5H12। बताओ C5H12 के टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? 3। कौन सा? नॉर्मल पेंटेन, है ना? अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके अंदर आइसो दिखा? ये देखो आइसो है ना? इतना क्या है? ये बेटा आइसो है। अच्छा बताओ टोटल कार्बन कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, या नंबरिंग नहीं की जाती, टोटल कार्बन काउंट कर लो, कैसे भी काउंट कर लो। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोपेंटेन। अच्छा ये क्या है बताओ? नियो के लिए 5 कार्बन होने चाहिए। बताओ 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा?
नियोपेंटेन। आप बताओ ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर? ब्यूटेन के दो, ब्यूटेन के दो। कौन सा? एक नॉर्मल और एक आइसो। पेंटेन के कितने आइसोमर? तीन, एक नॉर्मल, एक आइसो और एक नियो। क्लियर है? चलो अच्छा अगला लिखो। सारे बच्चे लिखो C6H14, C6H14। अच्छा ये क्या लिखा? हेक्सेन, है ना? हेक्सेन है कि नहीं? चलो अच्छा। अच्छा बताओ इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? फिर इसी के बाद हम आपको सिखा देते हैं जुगाड़। फिर आपको ये सब लिखना उखना नहीं है। सबसे पहले C6H14 का नॉर्मल वाला बना डालो, सीधी लाइन वाला। तो अच्छा बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे? C6H14 का नॉर्मल वाला आइसोमर बनाओ। अब सुनो बेटा, हमेशा सबसे पहले तुम क्या करना, 6 कार्बन खींच लिया करो। 5 बनेगा, 5 बने चाहे जितना बने, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? अच्छा ये क्या है? एल्केन। तो हमेशा कार्बन की बैलेंसी को कौन पूरा करता है? हाइड्रोजन, है ना? बताओ यहां कार्बन की कितनी बैलेंसी पूरी है पहले से? 1। तो यहां कितने हाइड्रोजन लगा दे कि इसकी बैलेंसी 4 हो जाए? 3। क्लियर है? अच्छा बताओ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगा दे कि इसकी बैलेंसी 4 हो जाए? 2। 1 और 2, 2 बैलेंसी तो इस कार्बन की पहले से पूरी है, तो कितने हाइड्रोजन लगा दो? 2। अच्छा बताओ इस कार्बन की पहले से कितनी बैलेंसी पूरी है? 2। कितने हाइड्रोजन लगा दें? 2। इस कार्बन की पहले से कितनी बैलेंसी पूरी है? 2। बताओ कितने हाइड्रोजन लगा दें? 2। 4 हो गया। बताओ इस कार्बन की पहले से कितनी बैलेंसी पूरी है? अच्छा अब बताओ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगा दें? अब गिन लो। कार्बन 6 होने चाहिए और हाइड्रोजन 14। गिनो। 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 2 11 3। कार्बन कितने? मतलब सही बना। क्लियर है? ये बनाना सीख गए? देखो जितने कार्बन है पहले उतने कार्बन को ऐसे एक लाइन में सिंगल बॉन्ड लगाते खींच दो, फिर उसके बाद हाइड्रोजन लगा लो। ठीक है? हर हमेशा देखो जब भी एल्केन आपको देखना है तो किनारों वालों पे 3-3 हाइड्रोजन दो और बीच वालों को 2-2। खत्म। क्लियर है? अच्छा इसका ये कौन सा आइसोमर बना? नॉर्मल हेक्सेन। बताओ एक आइसोमर बन गया कि नहीं बन गया? आए ना? हेलो, नमस्ते। चलो अच्छा, एक तो आइसोमर ये बन गया, बना कि नहीं बना? अच्छा ये CH3 देखो इस वाले कार्बन पे लगा है, आप ये वाला CH3 इस पे लगा दो तो देखो क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल की शक्ल बदल जाएगी कि नहीं, है ना? अच्छा देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2, इतना तो हमने लिख लिया पहले, यानी ये इतना लिख लिया। अब ये CH3 हम इस कार्बन पे ला रहे हैं, तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? यहां। क्यों? क्योंकि ये CH3 इस कार्बन से लगा है ना? तो अब देखो क्या लिखेंगे यहां, यहां लिखा हमने CH3 और यहां कितना हाइड्रोजन रखेंगे? 1, और एक हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? यहां। तो ये क्या हो जाएगा? CH3। देखो भैया ऐसे समझो बेटा, बताओ ये सिंगल बॉन्ड किसके किसके बीच में लगा है? कार्बन और कार्बन के बीच में लगा है। हाइड्रोजन तो बेचारे हमेशा ऐसे लगे होते किनारों पे, हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं लगते हैं, वो लिख दिया जाता है वो अलग बात है। बोलो हाइड्रोजन हाइलोजन कभी भी बीच में नहीं आएंगे। क्लियर है?
हाइड्रोजन और हैलोजन हमेशा जब भी लगेंगे कहां लगेंगे? किनारे पे, है ना? अच्छा, क्यों? हाइड्रोजन को मैक्सिमम अपने डुप्लेट में कितने का इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। बाकी मॉलिक्यूल को कितने चाहिए? 8। हाइड्रोजन, देखो एक शब्द आपने सुना होगा ऑक्टेट। ऑक्टेट को समझो जेब। ऑक्टेट को क्या समझोगे? जेब। जेब समझते हो ना, जैसे पॉकेट नहीं होती है, उसी को जेब बोलते हैं। आज पहली बार सीखा नहीं? तो हर आदमी की एक अपनी औकात होती है, जिसकी छोटी जेब थोड़ा पैसा आएगा, बड़ी जेब ज्यादा पैसा आएगा। क्लियर है? तो हर एटम की जेब में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। लेकिन हाइड्रोजन होता छोटा, इसकी जेब में सिर्फ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो यदि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबल हो जाता है। बाकी लोगों का क्या पूरा होना चाहिए? ऑक्टेट। यानी ऑक्टेट क्या है? एक जेब, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए? 8। 8 रुपया रहेगा। 1 रुपया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बताओ, बाकी के एटम की जेब में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा देखो, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन किनारे पे लगा, हाँ है ना? तो बताओ, हाइड्रोजन एक तो इलेक्ट्रॉन इसका अपना और एक कार्बन का, दोनों के साझे से एक बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? तो बताओ, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस समय? 2। बताओ, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन को कहीं गलती से तुम लगा दो बीच में, समझे? तो बताओ, हाइड्रोजन की अब जेब में कितना रुपया आ गया? 4 रुपया आ गया। इसकी बेचारे की जेबें फट जाएगी। नहीं समझे? क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा? अरे किसी की जेब में 2 रुपया आता है मैक्सिमम, तो 3 रुपया आ सकता है, जेब फट जाएगी। हाँ है ना? अब तुम ना कहना कि वो स्ट्रेच हो जाता है, ऐसा थोड़ा ना। कुछ समझ में आ गया? तो इसीलिए हमेशा हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को कहां लगाते हैं? किनारे पे। हाँ है ना? अच्छा, अब हाइड्रोजन वाली भी बात अब चलिए तो देख ही लो। हाइड्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। होते कि नहीं होते हैं? और मान लो ये कार्बन से लगा होता तो हमने आपको फिर सिखाया कि हमेशा ये कहां लगेगा? किनारे पे। ऐसे एक साइड किनारे पे लगता है। अच्छा, ये किनारे पे क्यों लगा? इसके पास 7 अपने इलेक्ट्रॉन हैं और एक कार्बन से साझा कर लिया, तो इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो किसी को यदि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ऐसे एटम मॉलिक्यूल में कहां लगेंगे? किनारे। कहां लगेंगे? किनारे। ये बात समझ में आ रही? चलो अच्छा, तो बोलो, हाइड्रोजन हैलोजन हमेशा किनारों पे लगेंगे। अब जैसे हमने कहा, बताओ ये वाला बॉन्ड किसके बीच में लगा है? तो गलती से ना कह देना कि ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में लगा ना। का हाइड्रोजन हमेशा बेचारा कहां लटका होता है? किनारे पे। तो ये बॉन्ड किसके किसके बीच में लगा है? कार्बन और कार्बन के बीच में। क्लियर है? बताओ, ये CH3 किस कार्बन पे लगा था? इस कार्बन पे। और ये CH3 कहां चला गया? इस कार्बन पे, है ना? तो यहां का एक हाइड्रोजन हटेगा और इस वाले कार्बन पे आके लग जाएगा। ये तो पिक्चर क्लियर हो गई? क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन? बताओ बेटा, बताओ इसकी पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन है? 6। ये हमने लिख दिया 6 कार्बन। अच्छा, इसकी पेरेंट चेन में बताओ टोटल कार्बन कितने? 5। ये हमने 5 लिख दिया। हमने कहा और परिवर्तन हो सकता है तो और करो, करो और करो, सब लोग करो। अच्छा, क्या हो सकता है? देखो, ये CH3 यहां लगा है इस कार्बन पे, यदि इस CH3 तुम उठा के यहां लगा दो तो बदल जाएगा, है ना? चलो अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं? अब देखो, इस वाले कार्बन से ये CH3 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और कहां जा रहा है? इस कार्बन पे। तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कहां आ जाएगा? इस कार्बन पे। यही तो सिखा रहे हैं, है ना? तो बताओ इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे CH3, इसको
अब बताओ ये CH3 हो जाएगा कि नहीं 2 से, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा। जब तक कोई हाइड्रोजन हटेगा नहीं तब तक यहां कोई ग्रुप आएगा नहीं। अच्छा, ये हटने वाली बात समझे हो कैसे? अब देखो ये हटने वाली भी तुम्हें बात समझा दे। देखो बेटा, कार्बन के हाथ होते हैं 4, और यहां पे देखो ये ऐसे लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, यही तो है CH2। अब कार्बन के कितने हाथ होते बेटा? 4। और मान लो चारों हाथ में लड्डू पकड़ा है ABCD, चारों हाथों में क्या पकड़ा है? लड्डू। और हमने कहा इसको एक और लड्डू दे दो, तो ये क्या करेगा? 5 हाथ हो नहीं सकते, तो क्या करेगा? एक हाथ का लड्डू छोड़ेगा। इसी को कहते हैं इसकी बैलेंसी फ्री हो गई, ये हाथ इसका फ्री हो गया। हुआ? इसी से कोई नया लड्डू पकड़ सकता है। तो मालूम है ये बात? क्लियर हुई? तो अब देखो क्या हुआ। अब यहां बताओ इस कार्बन पे कौन आना चाह रहा है? CH3। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4। तो देखो ये वाला कार्बन इधर CH2 को पकड़े है, इधर CH को पकड़े है, इधर हाइड्रोजन को पकड़े है, इधर हाइड्रोजन को पकड़े, और इसके पास कौन आना चाह रहा है? CH3। तो ये क्या करेगा? एक हाइड्रोजन यहां से हटा देगा, और इसी बैलेंसी पे कौन लग जाएगा? CH3। और ये वाला हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? यहां। तो ये क्या हो जाएगा? CH3। तो अच्छा, ये बात समझ में आ गई है ना? तो क्या समझे? जब तक कहीं बैलेंसी खाली नहीं होगी तब तक वहां जाके कुछ जुड़ नहीं पाएगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। तो ये अब क्या हो गया? CH3। अच्छा बताओ यहां क्या हो जाएगा? CH, और इसी पे क्या लगा दो? CH3। ये वाला CH3 इस पे आया है, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया। क्लियर है? ये मोल कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, पहली बार समझ लो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जब छोटी छोटी बातें सीखोगे तो ऑर्गेनिक सीख पाओगे। 50% तुम्हारी केमिस्ट्री का पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उल्लू बनाना होता तो उल्लू वाला चैप्टर चल रहा होता, मोल कॉन्सेप्ट, और तुम मौज में होते। पूरे हजरतगंज में वही चल रहा है, समझ रहे हो? तो ये उल्लू बनाने वाला चैप्टर नहीं, पहली बात समझ लो। इसकी एक एक बात सब जाने में जान निकल जाती है। और मोल कॉन्सेप्ट, ये वेट अपान मॉलिकुलर वेट, वेट अपान एटॉमिक वेट, ये इक्विवेलेंट वेट, नहीं समझे? ये उल्लू बनाने वाला चैप्टर नहीं। सबसे पहली बात समझ लो, यहां एक एक बात जब समझाते हैं तो जाके आपकी ऑर्गेनिक कवर हो पाएगी। और 50% सिलेबस आपका ऑर्गेनिक है, बात समझ लो। क्लियर है? तो इसको देख लो आराम से, कहीं ना समझ में आए समझो, और नहीं तो आपको चाहे जितनी फिजिकल आ जाए, नंबर टोटल आएंगे कितने? 65 केमिस्ट्री में, और जिससे कोई भला होना नहीं। समझ में आ रहा? तो इस बात को समझो। अच्छा आगे फिर लिख दो बेटा सब, और इस पे पहले से एक CH3 लगा ही बैठा है, और ये हो गया CH3। अच्छा बताओ अब इस पेरेंट चेन में कितना कार्बन बचा? 4, है ना? क्लियर है? अब और देखो और क्या हो सकता है, बताओ और क्या चेंज ला सकते हो? क्या करेंगे? एक कार्बन पे 2 CH3 लगाओ, सब लोग लगाओ। तुम बनाए? लाओ दिखाओ। सही नहीं? कैसे सही नहीं? सब लोग बनाओ। सब लोग बना डालो, सब लोग बना पाओगे। 5 बनेगा। किसके 5 बन गए हैं? लाओ दिखाओ। अच्छा कैप तुम ही रखे हो क्या? लाओ इधर लाओ, ये कैप भी लेते हैं ना। चलो गड़बड़ है। अच्छा ऐसे बना दियो, चलो लेकिन खैर कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, 5, 1 2 3 4। अरे यार वो भी तो 4 ही है। हाँ, अरे भाई 1 2 3 4,
साइड चेन कैसे हो गया? ये पेरेंट हो गई, चाहे इसको टेढ़ा लिखो चाहे सीधा लिखो। अच्छा और कौन बनाया है 5? लाओ लाओ तुम भी दिखाओ, सब लोग आज देखना चाह रहे हैं। गड़बड़ ये था कि इसमें पोजीशन भी है। 1 2 3, 3 तो ठीक बन गए, 3 तक तुम्हारे सही बने। लो ये दे दो, वरुण दे दो बेटा पीछे। लाओ, कौन से 5 हैं? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, है ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन में कार्बन तो बदले नहीं। हाँ ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हम चाहेंगे कि पटेल जी तुम ले आओ बेटा। अच्छा और इधर किसके बने? तुम्हारे बने बेटा, लाओ तुम्हारे बने बेटा, ले आओ। सब लोग एक एक करके दिखाओ। 4 बने, वेरी गुड। 4 बने, कम नहीं बने। 1 2 3 4, अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो बेटा, इधर इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में क्या कोई अंतर है? ये दोनों सेम बने हैं। खैर कोई बात नहीं। अच्छा ठीक ठीक ठीक, 1 2 3 4, पेरेंट चेन तो चेंज नहीं हुई। इसमें भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन बेटा? 1 2 3 4 5, तो तुमने 4 लिखे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 4 ही 4 है ना? चार है, तुम 3 लिखे हो बेटा। ऊपर वाले सही है, नीचे वाले 2 गड़बड़ हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज यही तो देखना है कि नहीं? 1 2, ये वाला बनाया ना, 1 2 3 4 5, है ना? क्या पांचों में पेरेंट चेन अलग अलग है? किसमें है? इसमें है, इसमें है ना? इसमें इसमें बराबर, इसमें इसमें बराबर। हाँ, ब्रांचिंग से क्या मतलब है? चलो अच्छा, और बेटा कोई और किसी का? इधर 3 बनेंगे, वेरी गुड। 5 बनेंगे। अब मेरी बात समझो, टोटल चेन आइसोमर 3 बनेंगे, और चेन के साथ जो बाकी आइसोमर बनने हैं वो पोजीशन आइसोमर बनने हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमेशा पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या बराबर होती है, बट फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन की पोजीशन अलग अलग होती है। हाँ, है ना? अभी अगला पोजीशन आइसोमेरिज्म है। तो देखो, यहां तक हम चेन को चेंज कर पाए, हाँ है ना? तो ये आपस में तीनों कौन से हैं? चेन आइसोमर, हाँ है ना? अब जो इसके बाद आप बनाओगे वो बना पाओगे पोजीशन आइसोमर। बोलो पोजीशन आइसोमर में, अब अगला वाला हम वही पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन सवाल पीछे ही आ गया, तो आगे की बात पीछे समझा रहे हैं। समझ में आ गया? चेन को अब इससे ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। कर दोगे तो केमिस्ट्री बदल गई, फिर तुम्हारी वाली केमिस्ट्री लिखी जाएगी। क्लियर है? अब मेरी बात समझो, क्या आप 4 कार्बन से छोटी चेन बना सकते हो? पेरेंट चेन नहीं बना सकते हो। क्लियर है? अच्छा, अब आपने किया क्या? अब आपने क्या किया? ये दोनों कार्बन एक ही पे लगा दिए, ये दोनों CH3 लगाए। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, बच्चों ने खूब जादू दिखाया। अब देखो क्या करना है। अब देखो CH3 है ना, CH2
और इसका देखो, इसका एक हाइड्रोजन यहां चला गया तो ये हो गया CH2, और इस कार्बन पे एक CH3 पहले से लगा और एक CH3 ये उठा के हम लगा रहे हैं। कौन सा? वो वाला नहीं, ये वाला CH3 यहां आया, तो एक CH3 हमने यहां लगा दिया, फिर ये क्या हो गया बताओ बेटा? CH3। अच्छा बताओ, अभी भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 4। तो क्या ये चेन आइसोमर आपस में हो सकते हैं? ना। अच्छा हुए क्या? देखो यहां पे दोनों CH3 की पोजीशन अलग अलग थी और यहां पे दोनों CH3 की पोजीशन हो गई एक ही पे, तो ये और ये आपस में पोजीशन आइसोमर है। हाँ ये ना, क्लियर है? तो बताओ। अच्छा एक और बच्चों ने बनाया है। अच्छा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक और बनाया है। हाँ अब तुम क्या करो, समझ में आ गया? अच्छा सब लोगों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने इसी को टेढ़ा करके यहां लगा दिया। अरे तभी भी तो पेरेंट चेन उतने ही कार्बन की है ना? तो चलो पहले ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, बनाओ बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ, सब लोग बनाओ, पहले ये 3 वाले बनाओ। बन गया? 3 ही बनेंगे ही, लाओ। लेकिन टोटल आइसोमर पूछे जाए तो कितने होंगे? 5। हम्म। अब तुमको हम एक जादू सिखाने जा रहे हैं, आज के बाद कोई परेशान ना होना। देखो यह इतना बनाने को वहां समय नहीं होता है। नहीं, टोटल तो 5 होते ही हैं। उन 5 में से कौन से हैं? 3 चेन है, 2 पोजीशन है। क्लियर है? चलो अच्छा, इसका एक नॉर्मल वाला बना ही डालना। हाँ चलो ठीक है, बनाओ। अब सारे बच्चे एक काम करना, इसको लिख लो, उसके बाद हम जुगाड़ तुम्हें सिखाते हैं। आइसो क्या? अच्छा इसका नाम बताओ क्या रखोगे? इसका नाम क्या रखोगे सारे बच्चे बताओ। अच्छा इसका, इसका तो आयुपैक में नाम रख दो। अच्छा दोनों से आइसो है तो दोनों को आइसो आइसो ना बोलना, एक टाइप का आइसो बोलते हैं ना। चलो अच्छा, अब तुम लोग लिखो एक जगह जुगाड़, और आज के बाद कोई बनाएगा नहीं, आज के बाद कोई बनाएगा नहीं, 45 सेकेंड में बनेंगे नहीं। क्लियर है? तो तुम लिखो जुगाड़। क्या लिखोगे? जुगाड़। अच्छा जुगाड़ क्या है? अच्छा ये बताओ, एल्केन में मिनिमम कितने कार्बन हो? 4, कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सके। कितने? 4, है ना? बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 2। हाँ ये ना, पढ़ाया है। अच्छा बताओ C5H12 ये क्या है? पेंटेन, पेंटेन। अच्छा ये बताओ क्या लिखा? C6H14 ये क्या है बेटा? हेक्सेन। C7H16 ये क्या है? हेप्टेन। और ये कौन सा है बेटा? 18 कर दो, C9 और 18 और 2 20, C10 और H22। आज के बाद तुमको किसी को बनाना नहीं है, और नहीं तो बने रह जाओगे। अब सुनो, देखो यहां से यहां तक एक जुगाड़ है, यहां से यहां तक दूसरा जुगाड़ है। ठीक है? इसके कितने आइसोमर बनेंगे? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो आंसर, इसको रटे रहो, इसको रटना है। बताओ अच्छा ब्यूटेन के टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 2। ये हमको क्या है? रटा है। अब तुम कुछ ना करो, जो ऊपर वाला आंसर आया हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस कर दो, इतना करना है। बताओ आंसर कितना आएगा? 3। अब आंसर कितना आया? 3। 3 यहां रखो, 3 लिखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस कर दो, आंसर बताओ कितना आएगा? 5।
फिर आंसर कितना आया 5। 5 से इसको मल्टीप्लाई, 5 को यहां पे रखो और 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया 9। 9। अब यहां रुक जाना है ना। उसके बाद बोलो 18, 35, 75, खत्म। अब मान लो उसने बोला कि C10H22 के आइसोमर बनाओ, तुम्हारा भी ईगो हर्ट कर गया। 35 तुम 75 बना रहे हो, तो समझ लो कई साल में फिर नीट निकलेगा। नहीं समझे? इसीलिए बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेगा, ये नंबर याद रखेंगे और यही पूछे जाते हैं। क्लियर है? लिख लो। अब देखो कैसे याद करेंगे। हाँ ये टोटल है, ये हमेशा टोटल ही पूछेगा। तुमसे पूछेगा कि बताओ C6H14 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, फट से बताओ। समझ में आ रहा? ये सब आंसर लिखे हैं। चलो लिखो, अगले लिखो। अच्छा बताओ, आज के बाद कोई टेंशन लेगा इसमें? कोई नहीं बनाएगा। अच्छा यहां तक का जुगाड़ समझ में आ गया? ये वो आंसर ऊपर वाले का है और आपको ये कॉमन बात करनी है सब में। 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले आंसर को और 1 माइनस कर दो। ठीक है? अगली हेडिंग डालो बेटा, लिखो पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा ये जानते हो ये कहां का है? ये वाला सवाल, चैप्टर हाइड्रोकार्बन। कौन सा चैप्टर? हाइड्रोकार्बन। पेज नंबर हम बता देते हैं, घर पे जाके देखना जाके। ये देखो, ये जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगा उनका 376 पे लिखा होगा। ये देखो, ये देखो 9575 C10H22, ये आपके एनसीईआरटी के हैं बेटा। आज तक ना मिले हो तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये सब आपके एनसीईआरटी के हैं, कोई भी बाहर का बिल्कुल नहीं लिखाया गया। चलो अच्छा अगला लिखो बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। हाँ, इसके बाद एमएससी शुरू हो जाती है। नहीं समझ रहे हो? लिमिट में पढ़ो, लिमिट में बेटा, और नहीं तो ज्यादा पीएचडी करने के चक्कर में डॉक्टर बनते ही नहीं, मास्टर बन जाते हैं। देखो एक बात समझो, हम तुमको एक बात बता रहे हैं, तुमको हम इतनी सी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जबकि केमिस्ट्री बहुत ज्यादा है। अभी हम एमएससी छाप होते तुमको और पढ़ाते। समझ में आ गया? क्योंकि तुमको बैठा के तब हम बर्बाद करते। हाँ इस बात को समझो, हमारे नोट्स यदि आप कहीं से पढ़ के आए हो तो ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। जो डायरेक्ट बच्चा हम इस केमिस्ट्री पढ़ता है उसको लगता है केमिस्ट्री आसान होती है, जिसने शुरुआत से मुझसे पढ़ा हो। और जो बच्चा कहीं से पढ़ के आता उसको अंतर समझ में आता, मेन वाला, कि हम कितने बनाए गए पहले। समझ में आ रहा? तो इस बात को समझो। ठीक है? अभी हर्षित तुम्हारे साथ वही है, समझ रहे हो? खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, रंग में रम ही जाओगे, है ना? हाँ चलो आगे चलते हैं। इसके बाद भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो तुम्हारे काम का नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ बहुत कुछ होता है, लेकिन अब यहीं तक है ना। चलो आगे देखो, अगला लिखो पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके हम कुछ और सवाल आपको कराएंगे, जैसे इसका एक और हम तुमको सवाल बता दें। आगे अगली क्लास में 1-2 और अच्छे अच्छे सवाल हम कराते रहेंगे। हमने कहा ये बताओ दोनों आपस में कौन से आइसोमर है? ये दोनों चेन आइसोमर हैं। ये कौन से आइसोमर है? चेन। कैसे? वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, पोजीशन चेंज होगा, वेरी गुड।
अब देखो ये चेन कैसे है, देखो। अच्छा बताओ कार्बन कहां है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां है, यहां है ना। तो नंबरिंग हमेशा किसकी होती, कार्बन की। तो हमने नंबरिंग मान लो यहां से की 1 2 3 4 5 किया। अब यहां हम नंबरिंग देखो कैसे कर सकते हैं, यहां नंबरिंग करो, यहां से 1 2 3 4 5 6। ये कार्बन रिंग नहीं है। कार्बन रिंग होती तो रिंग और चेन की दोनों की नंबरिंग अलग अलग होती है ना। क्लियर है। तो अब बताओ इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और इसकी पेरेंट चेन में कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। दोनों की पेरेंट चेन में कार्बन अलग अलग आए। दोनों कौन से आइसोमर, चेन आइसोमर। हाँ ये देखो यहां से डिसकंटिन्यू नंबर हो जाता कि नहीं। हाँ ये रिंग है लेकिन ये कार्बोसाइक्लिक रिंग नहीं है। हमेशा कार्बोसाइक्लिक रिंग का और चेन का नंबर अलग अलग दिया जाता है। आप यहां नहीं दे सकते हो नंबर। कैसे, हमने दिया 1 2 3, 3 के बाद हम यहां चले गए तो बाकी की रिंग खत्म हो गई और पेरेंट चेन भी हमारी छोटी हो गई। तो हमें मजबूरी में कहां आना पड़ेगा, यहां। तो ये देखो साइड चेन बन के रह गया कि नहीं बन गया। यहां हमने क्या किया, अब ये कार्बोसाइक्लिक रिंग नहीं, कार्बोसाइक्लिक रिंग का मतलब ऐसी रिंग जिसमें सारे कार्बन हो। क्लियर है। ये कौन सी साइकिल, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ये कौन सी रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसीलिए तो ऑर्गेनिक कठिन होती है। अभी ये सवाल दिया आया करने लगे, समझ में आ रहा है ना। ये सवाल इतने सुंदर हैं, तुम हजरतगंज छाप बच्चों में नहीं पाओगे ये सवाल। समझ में आ रहा, ये इतने सुंदर सवाल हैं। ऐसे सवाल हम आपसे बीच बीच में कराते रहेंगे, अच्छे अच्छे सवाल। तो आपको तब समझ में आएगा, हाँ हम यहां थे, आज हम यहां हैं, है ना। तो आज ये अभी शुरुआत हो गई चीजों की। अभी हम अच्छे अच्छे सवाल करवाएंगे बेटा, परेशान काहे को। तो उसमें से ऐसे सवाल, जैसे हमने आपकी नींव मजबूत कर दी, तो उसके बाद ऐसे सवाल। ठीक है, चलो अगला लिखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगला लिखो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म लिखो बेटा, लिखो, लिखो पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑल्सो कॉल्ड, पोजीशन आइसोमेरिज्म आल्सो कॉल्ड रिजियोमर्स। REGIOMERS, रिजियोमर्स। ठीक है। नीचे लिखो दूसरी बात, इस पे स्टार लगा के लिखना। लिखो पोजीशन आइसोमेरिज्म अराइजेज, ये जो अराइजेज वाली लाइन लिखवाते हैं यही मेन है। लिखो बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हेमस। नहीं समझे, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कॉमा मल्टीपल बॉन्ड कॉमा सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कॉमा मल्टीपल बॉन्ड कॉमा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। क्लियर है। अब आपसे कोई कहे कि बताओ पोजीशन आइसोमेरिज्म के होने के लिए आपके मन में कौन सी बातें चलनी चाहिए। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या हमेशा सेम होनी चाहिए। यह बात लिख लो कहीं पे, लिखो पेरेंट चेन
कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन। पेरेंट चेन के पास क्या है, क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन। पेरेंट चेन शुड हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन या हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन। अब समझ तो रहे हो ना, समझ में आ गया। पेरेंट चेन के पास क्या होना चाहिए, कार्बनों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर। चलो अच्छा, अब जरा ध्यान से बताओ। अच्छा बताओ, ये हमने क्या लिखा, ये लिखा, ये एक मॉलिक्यूल है। अब हमने कहा इसका पोजीशन आइसोमर एक बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, आयु पैक के हिसाब से तुम नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से कि इधर से, इधर से। 1 2 3 4। अच्छा इधर से नंबरिंग इसलिए किया क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पे आ रहा, और इधर से हम भी करते तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आता। तो चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बातें दोनों सेम है। ये सर को आईयूपीएससी में सिखाए नहीं होते तो तुम कहां समझ पाते। अच्छा बताओ, यहां डबल बॉन्ड किसके बीच मौजूद है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। लेकिन हमेशा जब दो नंबर दिए जाते हैं तो हमेशा मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमम नंबर डिसाइड करती है। तो बताओ 2 3 में कौन छोटा, 2। इसका मतलब डबल बॉन्ड किस पे मौजूद है, 2 वाला। कौन से कार्बन पे, 2 पे। क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ, यदि इस डबल बॉन्ड को हम उठा के यहां ले आए तो बताओ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी कि नहीं, है ना। अच्छा हम क्या लिखे, हमने लिखा CH3CH। क्लियर है। अच्छा ये कहां जा रहा है बताओ बेटा, ये डबल बॉन्ड कहां जा रहा है, यहां, है ना। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये डबल बॉन्ड यहां जा रहा है और एक डबल बॉन्ड, अब देखो बेटा जैसे एक बॉन्ड उठा के यहां से ये ले जाओगे ना, ये वाला लाओगे तो ये डबल हो जाएगा। एक बॉन्ड कहीं लगाना है तो अगल और बगल वाले दोनों लोगों के पास एक एक बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक समझो बेटा, नहीं समझे। यहां से एक बॉन्ड उठा के लाएंगे यहां तो इसकी भी एक बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी और इसकी भी एक खाली करनी पड़ेगी। ये समझ पा रहे हो, है ना। तो अब क्या होगा, अब यहां से कितने हाइड्रोजन हटाएंगे हम बताओ, एक यहां से और एक यहां से हटाना पड़ेगा, तभी तो इस कार्बन की एक बैलेंसी खाली होगी और इस कार्बन की एक बैलेंसी खाली होगी। यहां से कितने हाइड्रोजन निकाले आपने, कितने निकाले, 2। ये दोनों हाइड्रोजन इसी पे लगा दो। कैसे लगाओगे, एक इसको दे दोगे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और एक इसको दे दोगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां लगा दोगे तो इसको दे दोगे CH2। देखो पहले मॉलिक्यूल देखो, चेक करो, चेक करो कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन चेक करो, 3 4 5, 5 3 8। चेक करो कितने हो गए, हो गए 8। क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझो, अब इसको हम हटा देते हैं, अब इसकी नंबरिंग आप चेक करो और इसको भी हम हटा देते हैं। ये तो तुम्हारे समझाने के लिए था। अब जरा ध्यान से देखो, अब बताओ यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4। अच्छा यहां डबल बॉन्ड कहां आ गया, 1 नंबर पे। यहां डबल बॉन्ड कितना था, 2 नंबर पे। पेरेंट चेन में कार्बन यहां कितने, 4। पेरेंट चेन में यहां कितने कार्बन, 4। अच्छा एक बात बताओ, अब जरा अपनी वो लाइन पढ़ो पोजीशन आइसोमेरिज्म वाली, पढ़ो बेटा। पढ़ो वो लाइन पढ़ लो। पढ़ा। क्या होना चाहिए, पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या सेम होनी चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। तो बताओ ये दोनों आपस में क्या है, पीआई। हमेशा आइसोमेरिज्म किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। अच्छा हमने कहा, अच्छा इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, हमने कहा बताओ इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म,
बता ही नहीं पाओगे। क्यों? आइसोमेरिज्म हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। क्लियर है? जैसे हमने कहा कोई एक भाई है, एक भाई, तो हमने कहा कौन छोटा कौन बड़ा, बता पाओगे? नहीं। अब वो दो तीन भाई हो, तो ये छोटा बड़ा किसी के रिस्पेक्ट में बता रहे हो ना, है ना? तो जब आइसोमेरिज्म कैसे बताओगे? हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में बताओगे। किसी सिंगल मॉलिक्यूल में आप आइसोमेरिज्म नहीं बता पाओगे। क्लियर है? तो उसके आगे लिख लेना पीआई। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये क्या लिखा है? चलो इस पे लगा देते हैं, मान लो OH, है ना, एंड CH3 CH2, चलो अच्छा OH CH2 CH3। बताओ ये आपस में कौन से आइसोमर? पोजीशन कौन कौन लोग कह रहा है पोजीशन? हाथ ऊपर करे। अरे हम कह रहे हैं कौन कौन लोग कह रहे हैं ये पोजीशन है? अरे भैया ये और ये दोनों एक क्या लिखे हैं? नहीं समझ रहे हो? समझ में आ गया? ये इधर से दूसरे नंबर पे, ये इधर से दूसरे नंबर पे, दोनों क्या लिखे हैं? सेम। हम बना रहे थे, तुम बन रहे थे, है कि नहीं? लेकिन ऐसी बात नहीं। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा आप बताओ, अब ये पोजीशन आइसोमर है या नहीं? क्लियर है? कैसे? देखो, यदि हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो यहां OH कौन से नंबर पे आया है? कौन से नंबर कार्बन पे? 2 पे। अब यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो बताओ यहां OH किस नंबर पे आया? 1 नंबर पे। अच्छा पायरेट चेन में बताओ कार्बनों की संख्या? 4 इधर और 4 इधर। बताओ पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या सेम, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। तो बताओ कौन सी आइसोमेरिज्म? पोजीशन। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? ये पीआई हैं। पोजीशन आइसोमर्स हैं। ये आपस में क्या हैं? आइसोमर्स हैं, है ना? और ये बने किससे? आइसोमेरिज्म। कौन सी? पोजीशन आइसोमेरिज्म से। देखो आइसोमेरिज्म एक मशीन है जो बनाती आइसोमर्स को है। क्लियर है? तो आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है, उससे बनते क्या है? आइसोमर्स। तो ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। बने कैसे हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म से। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आ गई? लिखो बेटा। अगले 2-4 एग्जाम्पल और कराते हैं, अब तुम लोग पहचानना सीख गए हो। अब एक हेडिंग डालो, लिखो, हेडिंग डालो एक, लिखो नंबर ऑफ आइसोमर्स हेडिंग डाल लो बेटा। सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ आइसोमर्स, हेडिंग यही हेडिंग है, नंबर ऑफ आइसोमर्स इन डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, इन डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अच्छा डाई मींस क्या होता है? दो होता है, ठीक। चलो इधर देखो, ये सबका हो गया। अच्छा बताओ पोजीशन आइसोमर पहचानना सीख गए? किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ा जाए। लिख लो लिख लो। अभी इसी के आगे अब थोड़े से कठिन वाले सवाल कराते हैं। आगे बढ़ा जाए। अच्छा हमने हेडिंग क्या डलवाई? हो गया सबका बेटा? हो गया। हमने हेडिंग डलवाई है डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अच्छा ये बताओ, बताओ ये बेचारी क्या है? बेंजीन, है ना? अच्छा बेंजीन बताओ बेटा कैसे लिखी होती है? बेंजीन होती कैसे है? बेंजीन ऐसे होती है,
बताओ बेंजीन ऐसे होती कि नहीं? और हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं? एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं, है ना? कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं? एक। और अल्टरनेट क्या लगा होता है? डबल बॉन्ड। यही तो बेंजीन है ना? देखो ऐसा हुआ, बेंजीन ऐसी थी। अच्छा, ये डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है? तीन। तीनों डबल बॉन्ड हर समय चलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं। तो केकुले ने इसका ये वाला स्ट्रक्चर किसने दिया था? केकुले ने। केकुले कहां चले गए इसको रख के? चाय पीने। कहां चले गए? चाय पीने। तो उन्होंने देखा ये वाला डबल बॉन्ड उछल के आ गया यहां, ये डबल बॉन्ड उछल के आ गया यहां, और ये डबल बॉन्ड उछल के आ गया यहां। तो देखो कहां, यहां, यहां और यहां। इसको केकुले रख के फिर चले गए। कहां चले गए? चाय पीने। देखो फिर क्या हुआ, जब दोबारा चाय पी के आए तो ये पहुंच गया था यहां, ये पहुंच गया यहां, और ये पहुंच गया यहां। क्लियर है? तो ये डबल बॉन्ड कहां गया? यहां। एक डबल बॉन्ड कहां गया? यहां। और एक डबल बॉन्ड कहां गया? यहां। अच्छा देखो, पहला और लास्ट स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं? इसका मतलब जानते हो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला इसका? पहले अच्छा तुम लोग ये तीनों स्ट्रक्चर बनाओ जल्दी से। ये बेंच, अच्छा ये हमने क्या, कौन सा निशान लगाया? ये रिजोनेंस का निशान है। अरे ओ माय गॉड, ये कौन सा है? ये डायनामिक है। तुम लोग ये निशान लगाना। कौन सा? ये वाला। ये कौन सा निशान है बेटा? ये रिजोनेंस का निशान है। अच्छा अभी हमने कौन सा लगा दिया था? इक्विलिब्रियम का। क्लियर है? ये निशान लगाना रिजोनेंस वाला। ये तीनों स्ट्रक्चर बना लो बेटा जल्दी से। और एक बात समझ लो, हर बार नंबर आपको जीरो से लाने होते हैं अपने सब्जेक्ट में। नहीं समझे? जैसे मान लो एक बार आ गए हमारे नंबर, तो तुम्हारे उसके आगे नंबर की तैयारी नहीं है, फिर तुमको जीरो से ही तैयारी करनी है वहां तक की, है ना? इस बात को समझना। बोले हमारे 5 नंबर कम पड़ रहे हैं, अब हम 5 नंबर की तैयारी करेंगे सिलेक्शन में, तो ऐसा नहीं होता है, फिर जीरो से तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगा? अच्छा पहले लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, तीनों बन गए? अब बहुत ध्यान से देखना। ऐसे देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, इसको देखो, इसको देखो। इन दोनों में आपको चेंज समझ में आया, लेकिन इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है ना? डबल बॉन्ड जहां थे इसमें, देखो वहीं आ गए। जरा ध्यान से देखो, जहां देखो यहां पे डबल बॉन्ड था, देखो यहीं पे डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं? है ना? यानी पहला और तीसरा स्ट्रक्चर है सेम, जबकि पहला और दूसरा स्ट्रक्चर है अलग अलग, है ना? तो इसके नीचे लिखना 1, इसके नीचे लिखना 2। ठीक है? लिख लो बेटा। इसके नीचे लिखना 1 और इसके नीचे लिखना 2। बताओ 1 और 2 दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं या नहीं? है ना? लेकिन तीसरा स्ट्रक्चर पहले जैसा है। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे 3 निशान ऐसे खींचना, 3 लाइन। 3 लाइन का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट टू। 3 लाइन का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट टू। 2 लाइन का मतलब होता है इक्वल टू। 2 लाइन के ऊपर एक लाइन थोड़ी सी लहरा दो,
अप्रोक्सीमेटली। समझ में आ रहा? तो ये 3 लाइन का मतलब क्या हुआ? इक्विवेलेंट टू। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो। जब केकुले इसको रख के गए थे इस बेंजीन को, तो डबल बॉन्ड यहां था, यहां था, यहां था। जब चाय पी के बेचारे आए और बेंजीन की तरफ देखे, तो उन्हें लगा कि यार डबल बॉन्ड तो जहां थे अब वहां से एक एक आगे बढ़ गए हैं। फिर इसको भी देख के वो चाय पीने चले गए। फिर जब दोबारा चाय पी के आए तो उन्होंने कहा अरे ये तो डबल बॉन्ड वहीं आ गए जहां थे। तो उनके मन में एक बात आई, इसका मतलब है कि बेंजीन के जो तीनों डबल बॉन्ड हैं वो क्या हो, धीरे धीरे चल रहे हैं और चल के वहीं पहुंच जा रहे हैं। है ना? क्लियर है? तब से बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया। ये जो बीच में गोला लगा होता है, वो गोला 3 डबल बॉन्ड को चलता हुआ दिखाता है कि ये गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये गोला समझे, जो हम बेंजीन रिंग बनाने के बाद बीच में गोला लगा देते हैं, गोले का मतलब समझ में आया? गोले का मतलब ये होता है, बेंजीन रिंग ऐसे नहीं लिख देते हैं, ऐसे लिखने के बाद हम ऐसे लिख देते हैं ऐसे। ये गोले का मतलब क्या है कि 3 डबल बॉन्ड बेंजीन के धीरे धीरे क्या है, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या सीखे? बेंजीन का कोई भी डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। क्लियर है? और इसका नाम, इसको हम बोलते हैं, इसको लिखना, इनको दोनों को लिखना, लिखो लिखो, इनको बोलो, लिखो लिखो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले और दूसरे, इसको दोनों को लिखो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ओ आर कैनोनिकल, CANONI, कैनोनिकल हम लिखे दे रहे हैं। ये डबल एन होता है, CANNONICAL, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको लिखना, ये होता है रिजोनेंस हाइब्रिड। इसका नाम क्या होता है? रिजोनेंस हाइब्रिड। इसका नाम क्या होता है? रिजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है भैया? अच्छा, इसका हमारा पढ़ाने का मतलब क्या है? आज कम से कम आप इस रिंग के अंदर वो गोला लगा, उसका मतलब समझो क्यों लगाया जाता है। क्लियर है? जब तक आप इसको समझोगे नहीं, तब तक कैसे समझ पाओगे कि आप पढ़ क्या रहे हो। अब हम आगे बढ़े बेटा। अब जरा ध्यान से देखो सारे बच्चे, अब हम इसको हटाने जा रहे हैं। अब इसका तो राज आपको समझ में आ ही गया। अब हमने ये सारे स्ट्रक्चर हटाए, ये हमने सब हटा दिए। अब जरा ध्यान से समझो, बताओ बेंजीन के हर कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं? एक एक। क्लियर है? इस समय ये बेंजीन क्या है, सारे कार्बनों की वैलेंसी कितनी है? 4 4। चेक कर लो, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है कि नहीं? 1 2 3 4। बताओ, इस कार्बन की वैलेंसी 4 है? सारे कार्बन चेक करो, सबकी वैलेंसी 4 है कि नहीं? चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, आज तुम ही चेक करो। सारे कार्बन की वैलेंसी 4 है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मान लो अब इसी बेंजीन के ऊपर आ जाए NO2। कौन आ जाए? NO2। कौन सा ग्रुप आ रहा है? NO2। तो कार्बन जितने भी हैं बेंजीन रिंग पे, सबके हाथ में 4 4 लड्डू पकड़े हैं, और आ कौन रहा? NO2। तो क्या करोगे? किसी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन हटा दोगे, है ना? बताओ, इस कार्बन का बताओ एक हाथ खाली हो गया कि नहीं? है ना? और इसी हाथ पे क्या पकड़ा दोगे इसको? NO2। अच्छा बताओ, कितने हाइड्रोजन हटा के कितने ग्रुप लगाए हो? एक हाइड्रोजन हटा के एक ग्रुप लगाए हो, तो इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पक्का? और मान लो हम एक NO2 और यहां लगा दें। आप NO2 लगा दो या आपका मन करता है हैलोजन लगा दो, चाहे जो लगा दो।
अच्छा, अब इस बेंजीन रिंग का नाम क्या होगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अच्छा, अब हमारा मन है हम एक और लगा दें। मान लो यहां पे हमने लगा दिया, मान लो हमने एक CH3 लगा दिया। अब बताओ ये बेंजीन कौन सी है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब मान लो हमने यहां एक और हटाया, मान लो कुछ और लगा दिया, अब क्या बोलेंगे? हाँ हाँ बोलो। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग में कहां तक होगा? ट्राई तक। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? सीखे? तो अब जरा ध्यान से समझो। अब देखो हमने हेडिंग क्या डलवाई, अब जरा बताओ। अब हेडिंग पढ़ो। नंबर ऑफ आइसोमर्स इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्लियर है? इसका मतलब बेंजीन कैसी है? ऐसी बेंजीन है जिसके पास दो ग्रुप आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक एक्स यहां लगा दिया, मान लो एक एक्स यहां लगा दिया। अच्छा एक बात समझो, जब हम ऐसे लिखते हैं तो तुम्हारे मन में यह चलना चाहिए कि यहां पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन लगा है, यहां पे एक कार्बन हाइड्रोजन लगा है, यहां पे एक कार्बन हाइड्रोजन लगा है, यहां पे एक कार्बन हाइड्रोजन लगा है, यहां पे क्या लगा है? कार्बन, और यहां का हाइड्रोजन हटा है, तभी भी यहां एक्स आया है। समझ में आ रही बात? और ये डबल, ये गोले का मतलब क्या है? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है। तो चाहे इसको ऐसे लिख लो और चाहे इसको ऐसे लिख लो बेटा, बातें सेम है। अब देखो क्या है, एक एक्स यहां लगा और एक एक्स यहां लगा है, और बताओ कहां है? अल्टरनेट पोजीशन पे, कहीं पे डबल बॉन्ड लगा दो। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक को छोड़ के। जैसे सोमवार का अल्टरनेट दिन कौन सा है? बुधवार। सोमवार का अल्टरनेट कौन सा दिन है? बुधवार। बताओ यहां डबल बॉन्ड है ना, इसका मतलब यहां नहीं होना चाहिए, फिर यहां होना चाहिए, एक को छोड़ के। तो चाहे ऐसे गोला लगा के लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, दोनों बातें सेम है। अच्छा बताओ यहां पे क्या लगा है? CH। बोलो। CH, ये तुम्हें अब समझना है, इसीलिए बिल्कुल हम जीरो से शुरू किए इसको। यहां पे क्या लगा है जो तुम्हें समझना है? CH। यहां क्या लगा है? CH। यहां क्या लगा है? C। यहां क्या लगा है? C। यहां क्या लगा है? CH। यहां बताओ CH। जहां कोई ग्रुप लगा हो वहां का क्या हटा होगा? H। अब ये बात तो दोबारा नहीं समझानी पड़ेगी। अच्छा बताओ, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है या नहीं? लिख लो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। अब ये एक्स हाइलोजन भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, तुमको फुर्सत हो तुम ही लग जाओ, मतलब कोई भी ग्रुप लगा हो। बस आपको लाइनें लिखते चलना है, बस। लिखो, नीचे एक लाइन लिखो, लिखो, नीचे एक लाइन लिखो। और बहुत बढ़िया सवाल बनेगा। लिखो इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, लिखो इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और ब्रैकेट में लिखो, लिखो, ब्रैकेट में लिखो, बोथ ग्रुप, बोथ ग्रुप सिमिलर और डिसिमिलर, बोथ ग्रुप सिमिलर और डिसिमिलर। इसका मतलब समझे? डाई सब्स्टिट्यूशन आप करने जा रहे हो, चाहे दोनों ग्रुप सेम ले लो और चाहे दोनों ग्रुप अलग अलग ले लो। क्या लिखा है हमने? इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, है ना, बोथ ग्रुप सिमिलर आर डिसिमिलर, है ना। नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर इज ऑलवेज
3। कितने हमेशा होंगे? 3। क्लियर है? अब जहां लिखा 3 इसको गोले में बंद करो, इसको गोले में बंद करो। अच्छा ये बताओ, ये हमने लिखा, लिखा? तुम भी लिखो, लिखो बेटा। चलो अच्छा यहां लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। अच्छा आर्थो मेटा पैरा सब लोग जान रहे हो ना? क्या सब कहानी खत्म? पहले ये बताओ आर्थो मेटा पैरा क्या है। अच्छा आर्थो मेटा पैरा कितने लोगों को नहीं आ रहा? शर्माओगे? जो नहीं शर्माएगा वही जल्दी सेलेक्ट होगा। कहीं इज्जत बेइज्जती वाली बात तो तुम सोचना ही नहीं। अभी तुम्हारी कौन सी इज्जत यार, नहीं समझे? जब सेलेक्ट हो जाओगे तब इज्जत होना शुरू होती है। अभी तुमको लगता है तुम्हारी बड़ी इज्जत, ऐसा है नहीं। नहीं समझ रहे हो? हाँ ऐसा है नहीं। तुमको लोग यदि इज्जत देते बेवकूफ बनाते, कोई इज्जत इज्जत नहीं अभी तुम्हारी। जिस दिन तुम्हारे नाम के आगे डीआर लिख जाएगा उस दिन से इज्जत शुरू। तब इज्जत और बेइज्जती दो बातों में फर्क करना। अभी तुम्हारी कोई इज्जत इज्जत नहीं है। आप समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम क्या है? अच्छा एक बात बताओ, पहले आर्थो मेटा पैरा तो क्लियर हो जाए, है ना? अच्छा कितने बच्चों को आर्थो मेटा पैरा आता है? हाथ ऊपर करो। इतने लोग सीखे हैं, ठीक है, पक्का? अच्छा बताओ, हम चेक ही कर लें, ऐसे हमको भरोसा होता नहीं। अच्छा ये चेक करने का बहुत बढ़िया जुगाड़ है। इस कार्बन का हमने नाम ए रखा, इस कार्बन का नाम बी, सी, डी, ई और एफ, है ना? बताओ आर्थो, आर्थो को हम ओ से लिखेंगे, मेटा को हम एम से लिखेंगे और पैरा को हम पी से लिखेंगे, है ना? जो लोग सीखे हैं वो बोलेंगे नहीं। अब हम ये चाहेंगे, बताओ यहां पे आर्थो वाला कौन कौन सा कार्बन है? आर्थो वाला कार्बन, आर्थो वाला कौन कौन सा कार्बन है? आर्थो वाला कार्बन है? आर्थो वाला कार्बन कौन कौन सा है बताओ? आर्थो वाला कार्बन कौन कौन सा बताओ, सब लोग बताओ। अच्छा चलो, अभी कोई चेंज कराना हो तो कोई करा सकता है। ए और, ए और डी, ए और डी, ए और डी। अच्छा मेटा बताओ बेटा। सी, खिड़की खोलो। अच्छा सी, अच्छा मेटा और बताओ। सी और ई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा बता भी रहे हो, पॉसिबल भी नहीं बता रहे हो। बताओ, बताओ इसमें मेटा कौन कौन सा है बताओ बेटा। अच्छा इधर वाले सारे बच्चे बताएं, है? अच्छा वेरी गुड। अब सुनो, बोलो जब तक बेंजीन रिंग में एक ग्रुप ना लग जाए तब तक कोई आर्थो, ना कोई मेटा, ना कोई पैरा। समझ में आ रहा?
बेंजीन रिंग के सारे कार्बन सेम है, नो आर्थो, नो मेटा, नो पैरा। अब जरा ध्यान से देखो, अब मान लो इसी बेंजीन रिंग के ऊपर हमने लगा दिया, मान लो लगा दिया OH। अब एक ग्रुप लग गया है ना, तो बोलो जहां ग्रुप लगा हो उसके दाएं बाएं पहला कार्बन आर्थो, एक आगे बढ़ो मेटा, जहां मिल जाओ, अब देखो दोनों यहीं तो आएंगे, इसी कार्बन पे तो मिलेंगे, वो कार्बन पैरा। सारे बच्चा ये कहीं लिखें, लिखो ये वाला कहीं लिख लो, फिर इस सवाल को लिखो। पहले आर्थो मेटा पैरा तो क्लियर हो जाए, आर्थो मेटा पैरा तो क्लियर हो जाए। पहले आर्थो मेटा पैरा क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। फिर अच्छा दूसरा एग्जांपल ये लिखना, यहां हमने लगा दिया OH, कहां लगा दिया, यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया इस कार्बन पे, है ना। आप बताओ ये कार्बन दोनों क्या है, आर्थो, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, मेटा, और ये कार्बन क्या है, पैरा। इसको भी लिखो, हमेशा दिमाग में सेट होता है, अच्छा ये वाला आर्थो, ये वाला मेटा, ये वाला पैरा, अरे ग्रुप बदला तो आर्थो मेटा पैरा भी बदला। क्या सीखा, जहां पे फंक्शनल ग्रुप या कोई भी ग्रुप लगा हो उसके दाहिने और बाएं पहला कार्बन आर्थो, उसके आगे बढ़ो मेटा, जहां मिल जाओ पैरा। क्लियर हुआ, आर्थो मेटा पैरा क्लियर हुआ या नहीं। अब हटाएं इसको, पक्का सीखो बेटा सीखो। इस समय फिजिकल की बुकलेट तैयार हो रही है, समझ रहे हो। आगे बढ़े, हटा दे इसको बेटा। अच्छा आज के बाद आर्थो मेटा पैरा किसी की तकलीफ तो नहीं होगी, पक्का क्लियर हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं, हटा रहे हैं इसको। अब जरा ध्यान से देखो, अच्छा हमने कहा कि अच्छा बताओ इसको हमने फिक्स कर दिया मान लो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये किस कार्बन पे लगा है, आर्थो पे। इसके रिस्पेक्ट में ये कहां लगा, मेटा पे। इसके रिस्पेक्ट में ये कहां लगा, पैरा पे। तो इसका नाम क्या रखोगे, आर्थोक्रेसॉल। आगे वाले का नाम मेटाक्रेसॉल, उसके आगे पैराक्रेसॉल। वेरी गुड, नाम रख लिए। आर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल और पैराक्रेसॉल, सबके नाम लिखो बेटा, सबके नाम लिखो नीचे, आर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल और पैराक्रेसॉल। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, या इन तीनों में कौन सी आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। अच्छा देखो, अच्छा एक बात बताओ, हमने मान लो इसको रोक लिया, इसको, क्लियर है। अच्छा बताओ हम इसको रोके तो ये कहां पे लगा है, इसको हमने मेन माना तो ये कहां लगा है, आर्थो पे। हम इसको मेन माने तो ये कहां लगा है, पैरा पे। हम इसको मेन माने तो ये कहां लगा है, पैरा पे। अब तो सीख गए होगे, जैसे हमने इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान लिया तो ये आर्थो होगा और ये मेटा होगा। यदि हमने इसको मेन फंक्शनल ग्रुप माना तो ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा। मान लो हमने इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान लिया तो ये कौन सा है, आर्थो। अब तो आर्थो मेटा पैरा आपके हिसाब से चलेगा, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, तीनों में क्या चेंज हो रहा है किसी एक के रिस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ OH चेंज हुआ, हाँ या ना। यदि पोजीशन ऑफ OH चेंज हुआ और मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों के हैं सेम, नहीं समझे, बताओ कहीं कार्बन घटे बढ़े क्या,
जितने कार्बन इसमें उतने कार्बन इसमें उतने कार्बन इसमें। किसी में कार्बनों की संख्या घटी बढ़ी? नहीं घटी बढ़ी। किसी तरीके के कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं। चेंज कहां हुआ? पोजीशन ऑफ OH, है ना। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। और इसके रिस्पेक्ट में कौन चेंज हो रहा है ये? अरे किसी एक ही के रिस्पेक्ट में दूसरा देखोगे, एक को रोकना पड़ेगा कि नहीं? जब दो ग्रुप लगे हों तो किसी एक को रोकेंगे। क्लियर है? अभी आगे हम आपको पढ़ाएंगे प्लस आर माइनस आर प्लस आई माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर, तो वहां दूसरी बात पढ़ाएंगे। आर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट हर जगह सेम, बट वहां एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग पावर के हिसाब से सवाल बदलते हैं। ये आगे की बात तुम्हें बता रहे हैं। अच्छा बताओ, ये तीनों आपस में कौन से आइसोमर हुए? पीआई। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, पेरेंट चेन में कोई भी, पेरेंट रिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तीनों में चेंज है। इसलिए बताओ आपस में तीनों कौन से हैं? पीआई। बताओ कितने आइसोमर हैं? संख्या बताओ। 3। तो बताओ आज के बाद रटने की कोई जरूरत है? अच्छा, अगला एक एग्जांपल लिखो, अगला एक लिखो, अगला एक सवाल लिखो। अब देखते हैं कौन बता पाता है। आगे बढ़ें? आगे बढ़ा जाए? अच्छा बताओ बेटा, ये कौन से आइसोमर हैं? बताओ कौन से आइसोमर है? आप देखो, दोनों फंक्शनल ग्रुप यहां क्या है? सेम। और इसके पिछले वाले सवाल में क्या था? दोनों थे अलग अलग। अब जरा अपनी डेफिनेशन पढ़ो। चाहे दोनों ग्रुप सेम हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो, चाहे दोनों ग्रुप सेम हो और चाहे दोनों ग्रुप अलग अलग हो, हमेशा आइसोमर कितने बनेंगे? 3। बताओ रटने की कोई जरूरत है? आज के बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड देखा नहीं, आंसर 3 लगाया नहीं, आगे बढ़े नहीं। समझ में आ गया? खट से आगे बढ़ो। क्लियर है? अच्छा बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, ये तीनों आपस में कौन से आइसोमर हैं? बताओ पीआई है कि नहीं? कैसे? आप एक OH को ऐसे रोक लो, इसके रिस्पेक्ट में ये कहां? आर्थो पे। इसके रिस्पेक्ट में ये कहां? मेटा पे। इसके रिस्पेक्ट में ये कहां? पैरा पे। तीनों में क्या चेंज हुआ? पोजीशन। बताओ किसी तरीके के रिंग के कार्बन में परिवर्तन आया? नहीं आया। यानी पेरेंट रिंग सेम, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज। दैट इज कौन से आइसोमर? पीआई। लिखो, इनके सबके नाम लिख लो। लिखो, पहले का नाम क्या लिखोगे? कैटेकॉल, रेसरसिनॉल, और ये कौन सा है? क्विनॉल। अच्छा बताओ, तीनों आपस में कौन से आइसोमर हैं? पीआई। तीनों आपस में कौन से हैं? पीआई। अच्छा इनकी संख्या कितनी है? 3। एक ये, एक ये, एक ये। अब अगली हेडिंग डालो, नंबर ऑफ आइसोमर लिखो। अब अगली हेडिंग डालो, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगली हेडिंग डालो, डाई वाला तो काम खत्म। अब तो कर लोगे ना? एक देखो डिफरेंट का करा दिया, एक सेम का करा दिया, है ना। एक डिफरेंट का करा दिया और एक सेम का करा दिया। अब आप ज्यादा टाइम पास ना करो, पता लगे उसी तरीके के 10 सवाल लगा रहे हैं। कोई फर्जी के टाइम पास ना करो, आगे बढ़ो। अगला लिखो। अब लिखो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन।
सॉरी, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई वाला हमने पढ़ लिया। अब लिखो बेटा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसके सिर्फ आप नंबर याद रखना, फर्जी का टाइम वेस्ट ना करना। यहां 3 केस होते हैं। कितने केस? 3। ऐसे लाइन खींचो, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। कोई फर्जी का टाइम पास नहीं करेगा। तैयारी एक बार तैयारी के हिसाब से करके तो देखो, सब में पीएचडी करने लगते हो। और मेरी एक बात समझ लो, ज्यादा क्यों के चक्कर में ना पड़ो। ये मेरी बात आज नहीं समझ में आएगी। हम हर चक्कर में क्यों लगा देते हैं, ऐसा कैसे हुआ? ये कंपटीशन नहीं है। अब तुम टीचर बनने की राह पे जा रहे हो, समझ में आ रहा? कुछ चीजें ऐसा होता है तो ऐसा होता है। एक बार कंपटीशन की तैयारी कंपटीशन के हिसाब से तो करके देखो। 45 सेकंड के सवाल में क्यों, कहां, कब, कैसे नहीं होता है। ये होता है तो ये होता है, ये कंपटीशन है। यहां पुली खिसकाते वहां खिसकती है, या ब्लॉक रखते ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रगड़ रहे होते, फ्रिक्शन, वहां सब जाम मिलता है, कोई किसी के ऊपर नहीं खिसक रहा होता है। यहां हम बहुत ज्ञानी बनते हैं, सर ये कैसे हुआ, ये कब तक होगा, ये कहां से हुआ। और वहां वहां यही लगता कि इसका आंसर पता होता तो गोला भर रहे होते। तो एक बार कंपटीशन की तैयारी कंपटीशन के हिसाब से तो करके देखो। जो बच्चा जितना ज्यादा रट के यहां रख लेगा वही सेलेक्ट होगा। वहां हेंस प्रूव्ड नहीं लगता। LHS इक्वल टू RHS करते रहो, कई साल लगेंगे। और जिसको पता ये होता है, आगे गोला भर, आगे बढ़ा। कैसे होता है छोड़ो, आगे बढ़ो। ये कंपटीशन की तैयारी होती है। हम एक बात बताते हैं, आप देखो कम समय में सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन ज्यादा ज्ञानी हो गए तो सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। ऐसा नहीं, आपके बहुत लोग जिनकी डबल पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई होगी, ऐसे लोग आपकी संगति में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते होंगे, नहीं कहीं तो चाय की दुकान पे ज्ञान बांटते हुए तो मिल ही जाते होंगे। समझ रहे? सबसे पहले तो इस बात को समझो, क्लियर है? कम पढ़ो, सेलेक्टेड पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो। इतना पढ़ो कि सवाल आए जवाब पे पहुंच जाओ। समझ में आ रहा? और लेकिन ये बात थोड़े दिन बाद समझ में आती। बच्चा पहले फिजिक्स बहुत पढ़ता है और बाद में वो शॉर्ट नोट तैयार करता है, और यही काम शुरुआत से करते चलो ना भैया। हम कह रहे हैं 35 प्लस की तो तैयारी रखो फिजिक्स में, है ना? कि जमाना बढ़ रहा है आगे। और ये 35 प्लस क्या है, जितने आपको क्या लिखे फार्मूले, बस फार्मूला पढ़ लो और उसी के 2-4 सवाल लगाओ इधर उधर करके, बस सही है। समझ रहे हो? वहां तो सारे एंगल बराबर करने में लग जाते हैं, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा। चलो अच्छा, पहले लिखो नंबर 1, 2, 3। देखो भैया आजकल जमाना बढ़ रहा है ना? अब फिजिक्स में 35 के आसपास की बात करो, समझ रहे हो? हाँ, आगे जमाना बढ़ रहा है भैया बहुत। लिखो पहला, लिखो लिखो when when all group are same, all groups are same, all groups are same। इसका मतलब समझ में आ गया? बेंजीन रिंग पे लगे हुए तीनों ग्रुप कैसे हो? सेम। तो उसे आगे लिखो नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 3। यदि बेंजीन रिंग पे तीनों ग्रुप सेम लगे होंगे तो बताओ नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे? 3। और आज के बाद फर्जी ज्ञान न लगाना। केस नंबर 2, केस नंबर 2 दूसरा लिखो, व्हेन
टू ग्रुप्स आर सिमिलर या टू ग्रुप्स आर सेम। दूसरा लिखो, व्हेन टू ग्रुप्स आर सेम, व्हेन टू ग्रुप्स आर सेम। आगे लिखो नंबर ऑफ आइसोमर 6। कितना? नंबर ऑफ आइसोमर 6। तीसरा लिखो, लिखो व्हेन ऑल आर डिफरेंट। लिखो व्हेन ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट, व्हेन ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। आगे लिखो नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 10, नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू 10। ये सारे बच्चों को आज के बाद याद होना चाहिए। समझ में आ रहा? क्लियर है? सीधे यही नंबर पे बात होगी। और आप यदि एक अच्छे ढंग से आप नोट्स तैयार कर लो, सब कुछ आ जाएगा। और एक हम चाहेंगे इस बार जब आइसोमेरिज्म का सवाल आए तो आप एनसीईआरटी से पढ़ के आप सवाल लगाना। किससे पढ़ के सवाल लगाना? एनसीईआरटी। अच्छा, ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि एनसीईआरटी का आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ के तुम एक भी सवाल नहीं लगा पाओगे। क्यों? एक पेज में पूरा आइसोमेरिज्म खत्म है। समझ में आ रहा? तो चलो अगली बार लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक लिखो बेटा, फाइंड, लिखो क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, फाइंड द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म in given pairs, in given pairs, in given pairs। अब हम आपको 4 पेयर लिखवाएंगे। अब आपको पता करना है कि इन पेयर में कौन सी आइसोमेरिज्म है। पहला पेयर लिखो, नंबर 1। पहला पेयर लिखो, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल मतलब प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। पक्का? पहला जोड़ा आप लिखो, पहले जोड़े में दोनों चीजों को आप बनाओ। जब यह सवाल हो जाएगा दूसरा जोड़ा लिखाएंगे, फिर तीसरा। पहला जोड़ा है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, है ना? अच्छा देखो, ये नॉर्मल आपको क्या बता रहा है कि एल्कोहल सीधी लाइन में लिखा है। अच्छा, प्रोपाइल का मतलब कितने कार्बन? 3। प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3, है ना? अच्छा, नॉर्मल प्रोपाइल का मतलब क्या है? एल्कोहल सीधी लाइन में लगा है। चाहे एल्कोहल यहां लगा दो और चाहे एल्कोहल यहां लगा दो, वो सीधी ही लाइन है। क्लियर है? अब देखो, अब आप क्या करोगे? सारे कार्बन की बैलेंसी किससे पूरी कर दोगे? हाइड्रोजन से। यह है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। नॉर्मल से बात क्या पकड़ में आई? सीधी लाइन में है। प्रोपाइल का मतलब रूट वर्ड में कितने कार्बन है? 3 है। क्लियर है? फिर हमने आपको सिखाया है कि सबके यानी हर कार्बन की बैलेंसी कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। अब जरा ध्यान से देखो, ऐसे लिखा, देखो इसको हमें बनाना है। तुम क्या करेंगे? सबसे पहले नॉर्मल लिखा है, इसका मतलब सारे कार्बन कहां लगे हैं? सीधी लाइन में। और प्रोब का मतलब कितने कार्बन लगे हैं? 3। इतना बना लो। और उसके बाद देखो, यहां पे कोई नंबर नहीं दिया है, इसका मतलब एल्कोहल कौन से कार्बन पे लगा होगा? किनारे पे, यानी 1 नंबर पे। इतना लगा दिया, लगा दिया। उसके बाद बताओ, इस कार्बन की इस समय कितनी बैलेंसी पूरी है? 1। तो कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 3। समझ में आ रहा? इस कार्बन की बैलेंसी 4 पूरी है कि नहीं? बोलना नहीं बेटा, बोलना नहीं, हम जान जाएंगे। कितनी इसकी बैलेंसी है? 4। कैसे? इसमें बताओ 3 कौन से बॉन्ड हैं?
3 CH बॉन्ड हैं। बताओ H ऐसे तो लगे होंगे, तो बताओ इसकी वैलेंसी 4 पूरी है कि नहीं। CH बॉन्ड कितने, CH बॉन्ड कितने हैं, 3। अरे भैया ये CH बॉन्ड बोलते हैं। आओ ना सीखो, और नहीं सीखोगे ऑर्गेनिक तो इतना बुरा रोग है जिसकी कोई समझ लो कि कोई बात नहीं है। 38 सवाल आए थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से, समझ में आ गया। तो अब देखो क्या होगा, इसलिए पढ़ लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी शुरुआत है। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन में CH बॉन्ड कितने हैं, CH बॉन्ड कितने हैं, 3। CC बॉन्ड कितना है, 1। ये देखो ये वाला बॉन्ड इसको बोलते हैं CC बॉन्ड, और 3 कैसे बॉन्ड हैं, CH बॉन्ड। तो कार्बन की बैलेंसी 4 पूरी हुई कि नहीं, हाँ है ना, क्लियर है। तो जरा ध्यान से देखो, बताओ। अब हमने इतना लिख के हम बैठ गए, इतना लिख के हम बैठ गए। अब बताओ, बोलो जिस कार्बन की पहले से जितनी बैलेंसी पूरी हो, उसके बाद जितनी कमी हो उतने हाइड्रोजन लगा दो। अच्छा इस कार्बन की कितनी बैलेंसी पूरी है, 1, तो कितने हाइड्रोजन लगा दो, 3। इस कार्बन की कितनी बैलेंसी पूरी है, 2, कितने हाइड्रोजन लगा दो, 2। इस कार्बन की कितनी बैलेंसी पूरी है, कितने हाइड्रोजन लगा दो। यह है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, है ना। अब यहां एक शब्द लिखा है आइसो, हमने आपको सिखाया है, इसको बोलते हैं बेटा आइसो। नहीं सिखाया, है ना, सिखाया, आयु पैक में सिखाया। अब देखो, अब यहां बैलेंसी फ्री है और इसी पे लगा दो OH, इसका नाम होता आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। देखो ये क्या है, ये आइसो, और कितने कार्बन है, 3 प्रोपाइल, और ये क्या है, एल्कोहल। ठीक है। अब आपका मन करता है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3CH, यहां लगा दो OH, ये लिख दो CH3। अब कुछ बच्चों को ये भी दोनों अलग अलग लगेंगे, अरे इस कार्बन पकड़ो, इस कार्बन पकड़ो, सीधा कर दो, ये देखो OH आ जाएगा इधर। नहीं समझे, क्लियर है। तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों बातें सेम, पहले देखना सीखो। नहीं समझ रहे हो, तुमको हर पीली चीज सोना एक तो लगती है, नहीं समझ रहे हो। तो बताओ, हटा दे इसको बेटा। अच्छा ये बात, ये हटा दे इसको। अच्छा एक बात बताओ, ये और ये कौन से आइसोमर है। अब देखो, इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 3। इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 3। पेरेंट चेन सेम है ना, तो चेन आइसोमर तो नहीं होगा, इससे फुर्सत मिले। अब देखो, यदि हम अब देखो फंक्शनल ग्रुप यहां से है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे, 1 नंबर कार्बन पे, और यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो यहां फंक्शनल ग्रुप कहां है, 2 नंबर कार्बन पे। तो बताओ क्या चेंज है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की क्या चेंज है, पोजीशन। तो बताओ ये आपस में दोनों क्या है, पीआई। हाँ है ना, पहले जोड़े काम खत्म। दूसरा जोड़ा लिखो, इसको लिख लो। दूसरा जोड़ा लिखो, नंबर 2, नंबर 2 लिखो, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल एंड आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। लो, अब समझ में आई बात। अब सबसे पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाओ। पहला कौन सा है, नॉर्मल
ब्यूटाइल एल्कोहल एंड आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। हमने आपको आइसो सिखाया है, आइसो, है ना? अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? सीधी लाइन। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। सीधी लाइन में तुम कितने कार्बन खींच दो? 4। है ना? क्लियर है? आप देखो, आप देखो हमको क्या करना है। एल्कोहल की कोई पोजीशन तो है नहीं, यानी एल्कोहल को कहां लगा दो? किनारे पे। यहां लगा दिया OH, लगा दिया। अब कार्बन की बैलेंसी पूरी करो। इसमें बताओ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ। यह है नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर है? अब कौन है आइसो? क्या हमने आपको सिखाया नहीं है बेटा? ये क्या है? इतना था आपका आइसो। हाँ या ना? ठीक है। और आइसो पे कितने कार्बन लगा देने हैं? 4, क्योंकि ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है? 4। अच्छा बताओ, इतना शब्द क्या है बेटा? इसको बोलते हैं आइसो। याद कर लो बेटा, आइसो अब तो याद कर लो। यही ग्रुप लगा होगा तभी नाम आइसो होगा, है ना? अच्छा, आइसो के बाद कितना लगाए बताओ? आइसो ब्यूटाइल। ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन। एक कार्बन यहां बढ़ा दो और उसी पे क्या लगा दो? OH। अब इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। इस पूरे का नाम है आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है? आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अब हम चाहेंगे कि अब बताओ कौन से आइसोमर है? अच्छा बताओ, आइसो बोलना सीखे कि नहीं? अच्छा बताओ बेटा, आइसो का मतलब क्या होता है? हाँ ना बताओ बेटा, कहीं हम ना जान जाएं। है? हाँ भैया, वहां हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। आजकल तो पेन भी लेके नहीं जा सकते हो। नहीं समझे? तो समझ लो, जो दिमाग में रख के चले गए वही तुम्हारे साथ जाएगा। कहते वहीं आएगा, वहीं हम प्रूफ कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे टाइप के होते हैं, वो बहुत सालों तक प्रूफ है नहीं होता है, समझ रहे हो? फिर वो बेटे की उम्र से खुद पापा की उम्र के हो जाते हैं। नहीं समझ रहे हो? इस बात को समझो। फिर कहते हैं अच्छा चलो अब हमसे नहीं हुआ, बेटवा से अपने हम तैयारी करवाएंगे। हाँ बात समझो, बहुत छोटी उम्र में सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन सीधी लाइन पकड़ के। समझ में आ गया? इधर जिया मऊ या और पीछे साइड चले जाओ, तो सही समय में उनकी शादी हो गई होती तो उनका बच्चा भी आज तैयारी कर रहा होता। और ये शहर में पीछे शिफ्ट होते जाते हैं। जितना पुराना बच्चा होता जाएगा वो शहर में पीछे शिफ्ट होता है। जैसे पहले साल आएगा, हजरतगंज के अगल बगल रहेगा। साल बढ़ा, दूरी बढ़ी। आओ साल बढ़ा, दूरी बढ़ी। फिर पता लगे वो बक्सिक तालाब से आ रहे हैं। नहीं, एकदम किनारे पे। अब उसके बाद लखनऊ खत्म हो जाता है इधर वाला। अब उसके बाद अगली और दूरी बढ़ी, सीधे घरे पहुंचे। नहीं सर, ऐसे बच्चों घर वाले उठवा लेते हैं। घर वाले उठवा लेंगे, कहेंगे चलो इसकी अब शादी कर दो, कोई किसी काम का नहीं बचा। तो देखो, दो ही लोगों का आजकल शादी होती है, या तो, समझ रहे हो ना? हाँ। चलो अच्छा आगे देखो, सुनिएगा। अब देखो, इसकी पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 4, है ना? अच्छा बताओ, इसकी पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 3। अरे, कौन सी आइसोमेरिज चेन? नहीं है? चलो लिखो, लिख लो बेटा।
कम से कम ये सीख गए हो, कम बड़ी बात थोड़े ना है। सी आई, सी आई क्या लिखोगे? सी आई। क्लियर है? अच्छा अब चलो अगला, अगला चलो, अगला तीसरा जोड़ा लिखो, तीसरा जोड़ा लिखो। ये बढ़िया सवाल है, लिखो 1 ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन। बहुत लाजवाब सवाल। अब तुमको बताना है कौन सी आइसोमेरिज्म है। 1 ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन। अच्छा हम इसलिए तुमको, देखो तुम्हारे ज्यादा दिन ना बढ़े इससे तुम्हें हम डराते हैं। 1 ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन। अच्छा एक बात बताओ, देखो हम यहां लिखते हैं, ये हमने लिखा 1 ब्यूटीन। अच्छा इन से तो मतलब समझ में आ गया ना कि डबल बॉन्ड है, और कौन से कार्बन पे? 1 नंबर पे। इतना तो समझ में आ गया। और दूसरा है बेटा आइसो ब्यूटीन, है ना? अच्छा इसमें भी क्या है? डबल बॉन्ड। क्लियर है? अच्छा देखो, ब्यूट का हमेशा रूट वर्ड पकड़ा करो। क्या पकड़ोगे? रूट वर्ड। अच्छा ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन ऐसे सजा दो। क्लियर है? और जहां से मन करे वहां से इसमें नंबरिंग कर दो। तो हमने चलो यहां से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। और 1 नंबर पे क्या लगा है? इन। तो यहीं कर दो डबल बॉन्ड, यहीं कर दो डबल बॉन्ड। अब आपके पास तो जादू हाइड्रोजन का है। बताओ कितनी वैलेंसी इसकी पूरी है? 2। कितना हाइड्रोजन? 2। कितनी वैलेंसी पूरी है? कितना हाइड्रोजन? 1। कितनी वैलेंसी पूरी? कितना हाइड्रोजन? कितनी वैलेंसी पूरी? कितना हाइड्रोजन? ये है आपका 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब आया आइसोब्यूटीन। सबसे पहले आइसो तुम लिख लो। आइसो का मतलब ये CH3 CH और CH3, ये वैलेंसी फ्री। इतना क्या है? आइसो, है ना? आइसो। अच्छा आइसो में टोटल कार्बन कितने हैं? 3। और है क्या? ब्यूटीन। इसका मतलब 1 कार्बन और बढ़ाना है, 1 कार्बन यहां बढ़ा दो। और ब्यूट वाले ही कार्बन पे क्या लगा है? इन। यानी इसको किससे जोड़ दो? डबल बॉन्ड से। जुगाड़ देखो, समझ में आ गया? आप बताओ इसकी बैलेंसी कितनी पूरी है? 2। कितना हाइड्रोजन? 2। ये है बेटा आइसोब्यूटीन। क्या? अच्छा कोई बात नहीं, एक एच हटा दो। अच्छा ये क्यों हटाया? क्योंकि डबल बॉन्ड लगाया, तो बैलेंसी खाली करनी पड़ेगी। हाँ ये तो तुम देखो, कार्बन की बैलेंसी 3 या 5 हो रही है, तो इसमें आज के बाद हमारी गलती नहीं है। ये गलती किसकी है? हाँ जैसे हर्षित ने कहा सर वहां 5 हो रही। ये बातें हर समय आपको चेक करनी है। क्लियर है? नहीं तो पता लगे यहां कार्बन तो 5 की बैलेंसी लिख के चले गए होते घर, तो कार्बन चिल्ला रहा होता बेचारा। इसकी जेब में कितना पैसा पहुंच जाता? 10 रुपया। 5 बैलेंसी कर दोगे तो एक बैलेंसी पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा होता है, तो 5 में कितना हो गया? 10। इसके बेचारे की जेबें फट जाती है, ऑक्टेट ऑक्टेट सब फट के बाहर। समझ में आ रहा? चलेगा। आप बताओ बेटा, अच्छा बताओ अब ऐसे कठिन नामों को तुम ऐसे लिख पाओगे कि नहीं? आइसोब्यूटीन ऐसे नाम यदि लिखने को दे दिया जाए तो तुम पागल हो जाओगे, ये क्या है? अब आइसो तुम्हारे दिमाग में आया, सबसे पहले तुमने आइसो लिखा। और ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? कितने कार्बन? 4। और 3 कार्बन तो देखो पहले से यहां लिखे ही थे आइसो के अंदर, तो 1 कार्बन और बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया? ब्यूट। और ब्यूट वाले कार्बन पे ही क्या लगा है? इन। तो यही क्या लगा दिए? डबल बॉन्ड।
अच्छा एक बात बताओ, इसकी पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 3। और इसकी पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 4। और दोनों में देखो, नंबरिंग करो, 1 2 3 और 1 2 3 4। तो बताओ यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे और यहां पे भी डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे। क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन बदली? नहीं बदली। क्या बदला? यहां की पेरेंट चेन में कितने हैं? 3 कार्बन और यहां की पेरेंट चेन में कितने हैं? 4 कार्बन। तो ये बताओ आपस में क्या हुए? CI, चेन आइसोमर्स। सीख गए कि नहीं सीख गए? क्लियर हुआ? हाँ, चलो आगे लिखो, अगला लिखो। एक सवाल और हो जाए एकदम धुआंधार। इसको लगा लोगे, ये तो कठिन नहीं है सवाल, लेकिन फिर भी पढ़ा जाएगा। अच्छा बताओ, ऐसे नाम अब लिख लोगे? आइसो समझ में आ गया? बैठा लो एकदम दिमाग में आइसो। देखो सारे बच्चे अब जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या है? इतना है आइसो। ये क्या है? आइसो, है ना? अब मान लो इसमें कुछ आपको लगाना है। अच्छा बताओ यहां अभी कितने लोगों को लगने की जरूरत, मतलब कितने लोगों के लगने की ये जगह खाली रखा है? 1 लोगों की, है ना? और मान लो कल को यहीं हमको डबल बॉन्ड लगाना पड़े तो मजबूरी में यहां से एक बैलेंसी और खाली करनी पड़ेगी। तो उतना तुम मैनेज करना, जैसे अभी वाले सवाल में किए थे। और देखो बेटा, इसका नाम होता आइसो। और इसका नाम होता है नियो। इसका नाम क्या होगा? नियो। हाँ ठीक ठीक, नियो। इसका नाम क्या है? नियो। क्लियर है? आकाश कोचिंग की शुरुआत कब, कै बजे से होती? 10:30 से? 10:30 से? अरे वो बच्चा आकाश का ही है ना? अच्छा। अच्छा क्या होता, आदमी आडंबर और दिखावे के चक्कर में फंस जाता, PW और आकाश पाताल, समझ रहे हो, इधर उधर पहुंच जाता है। और जैसे बच्चा कोचिंग के अंदर जाता है साल भर के बाद एकदम वैसे ही वापस आ जाता है। मम्मी पापा भी कहते हैं वाह हमारे बच्चे में कोई देखो परिवर्तन नहीं आया। अच्छा कोई किसी को यदि नशा चढ़ा हो PW का और आकाश का, तुम्हारी औकात नहीं कि उसका नशा 1 साल में तुम उतार पाओ। जब उसका 1 लाख रुपया बर्बाद होगा, 1 लाख वहां देने का, 2-2.5 लाख रुपया और बच्चे को रखने का सारा, अगले साल नशा थोड़ा शांत होता है, कहते हाँ गलती हो गई थी। समझ रहे हो? फिर वो हम लोग सेकंड पायदान के टीचर हैं, नहीं समझ रहे हो? फर्स्ट पायदान में ये लोग हैं जो कंबाइंड कोचिंग वाले हैं। इनके यहाँ तुम्हारे खास करके बच्चियों के माता पिता पहुंच जाएं कंबाइंड वाली कोचिंग, अरे कहाँ बिटिया इधर उधर जाएगी झोला लेके, ये कोचिंग वो कोचिंग, एक के जगह बैठा के जीवन बर्बाद कराओ। नहीं समझे? फिर जब बिटिया 1 साल आती जाती है तो उसको लगता है अरे इधर शैलेंद्र सिंह का बोर्ड लगा, ये मतलब कुछ पढ़ाते हैं। नहीं समझ रहे हो? फिर अगले साल लोग, दूसरे साल, चलो अच्छा चलो पढ़ाते, चलो अच्छा एक दिन देख ही लेते हैं, तो पढ़ाते हैं। नहीं समझ रहे हो क्या पढ़ाते हैं? तो ऐसे होता है। तो हम लोग सेकंड पायदान के टीचर हैं। फर्स्ट पायदान में बच्चा वहीं फंस जाता है कंबाइंड कोचिंगों में। अगले साल जो उनकी कमी बचती, उन कमियों को पूरा करने वाले हम लोग हैं, इंडिविजुअल टीचर। तो हम लोग उसी कमी को पूरा करने वाले ऑप्शनल टीचर हैं। नहीं समझ रहे हो? सही बात तो यह है। क्लियर है? तो ये सत्यता है, सत्यता समझनी चाहिए। कोई जैसे मेरे यहां आया हो,
कभी कभी तो जैसे कोई माता पिता, खास करके बच्चियों के, अच्छा हर माता पिता ये सोचता है कि हमारी बेटी कहाँ इधर उधर झोला लेके ये कोचिंग वो कोचिंग। बच्चियों के केस में अक्सर होता है। कभी कभी हम ही से बात करते करते कहते सर मान लो कंबाइंड करा दें, तो हम उनको सलाह भी देते हैं नहीं ठीक रहेगा, हम उनको डायरेक्ट सलाह देते हैं हमारे यहाँ नहीं होगा नहीं होगा। हम कहते देखो तुमको ऐसे हम समझाएंगे तुम्हें समझ में आएगा नहीं, तो एक बार तुम करके देखो, समझ में आ रहा। तो किसी को रोको मत, कह रहा ऐसे जाना है तुम और पुश कर दो, जाओ। ऐसे समझाओगे तो उसे लगेगा कुछ पर्सनल बेनिफिट है अपने एडमिशन के लिए ना, ऐसा कुछ नहीं। समझ रहे हो। हमारे यहां तो ऐसा भी होता है, बच्चा ये साल डेमो लेके गया अगले साल पढ़ता है, ऐसा भी हमारे साथ होता है। अच्छा क्यों होता है हमारे साथ, अच्छा हम 2019 से यहां हैं, हमसे भी बहुत ज्यादा पुराने मास्टर यहां बैठे हैं जो 30 साल से मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। बच्चों उनके यहां पहुंच गया झोला उठा के, वो पढ़ा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट। अरे बेटा इसमें कुछ नहीं होता, एन एन फैक्टर ये होता 3, इसको 3 से डिवाइड कर दो। बच्चों कह रहा है ये आ गया हमको, तो फंस गया भाई, नहीं समझे। कोई पढ़ा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, अच्छा ये रदरफोर्ड मॉडल ले। अब बच्चा वहां फंसा क्यों, क्योंकि वो रदरफोर्ड मॉडल कक्षा 8 से पढ़ रहा, तो उसको वहां नहीं समझ में आया। वो पहले समझदार था इसलिए उसको थोड़ी बातें समझ में आ गई, उसने कहा अच्छा चलो हम यहीं एडमिशन लेंगे। तो हम फिर दूसरे साल में लोग समझ पाते हैं कि यहां से भला नहीं होगा कहीं और चलो, समझ में आ रहा। तो कहीं कहीं बच्चा ऐसे ही फंस जाता है। हम यहां जानलेवा चीजें पढ़ा रहे हैं, हालत पसीने छोड़ देते बच्चे। अब तुम सोचो हमें बेवकूफी बनाने वाली पढ़ाई पढ़ानी हो तो हम बढ़िया पीरियाडिक टेबल या एटॉमिक स्ट्रक्चर या मोल कॉन्सेप्ट टाइप का कोई एक सरल चैप्टर उठाते वो पढ़ाते। हमको भैया ज्यादा दिन पढ़ाना नहीं है, जब तक पढ़ाएंगे ईमानदारी से पढ़ाएंगे। हम पेशे से डॉक्टर हैं, हम मास्टर वास्टर देखो है नहीं, समझ रहे हो, साइड बिजनेस है, समझ रहे हो। थोड़े दिन पढ़ाएंगे उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जब तक पढ़ाएंगे बेईमानी से नहीं पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे। वो वाला बेवकूफ वाला बनाने वाला चक्कर नहीं, हल्का हल्का पढ़ा के बच्चे को आपने एडमिशन करा लिया उसके बाद रो रहा पूरे साल, ऐसे टाइप का नहीं। हम तो टीटीएस में बोलते हैं, जो हम आज जानते हो वहां तो और गंभीर चीजें चल रही थी, उसमें बहुत बच्चा आता झोला लेके आया, दूसरे दिन नहीं आया, फिर तीसरे दिन आया, 8 दिन बाद आए कुछ, समझ रहे हो। हम कहते आओ जाओ, जिस दिन हम समझ में आएंगे तुम कहीं जा नहीं पाओगे, और जब तक नहीं समझ में आएंगे तो कौन सा कुंभ का मेला है, अगले साल मिलेंगे, नहीं समझ रहे हो भैया। धंधा तो मान लो अभी 2-4 कम से कम 6-7 साल तो पढ़ाएंगे, 8 साल, समझ रहे हो। तो ये साल नहीं अगले साल सही, समझ रहे ये हो। अब इस बात को समझो, ये कहानी सबको समझ में आ गई। एक सवाल और लिखो, हाँ एक सवाल हम आपको देने वाले थे। अब ये कौन सा जोड़ा है, चौथा जोड़ा है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये आइसो नियो सबको समझ में आ गया है ना। आइसो शब्द बोले तो ये पहले लिख दो, और नियो बोले तो ये लिख दो, क्लियर है। यानी आइसो के लिए मिनिमम कार्बन की आवश्यकता कितनी है, 3, और नियो के लिए कार्बन की संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5, क्लियर है। इस बात को समझो, आगे बढ़ें। बहुत हल्का पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात समझो। तुम्हारे साथ साउथ का भी बच्चा कंपटीशन में है, समझ रहे हो, और वहां 8th का बच्चा और तुम लोग 10th के बराबर हो, समझ आ गया। इतना एजुकेशन में आगे हैं, तुम्हारा कंपटीशन उनसे है और तुम पढ़ रहे हो मूल कॉन्सेप्ट, कहां से भला होगा। समझ में आ गया बात। और इस बार मूल कॉन्सेप्ट भी मैंने बदल है, इसीलिए उसका सीरीज बन रहा है, उसके इसी फिजिकल पे काम चल रहा है। अच्छा क्या बहुत बातें होती, चलो आगे देखते हैं। चलो इस बार जब आएगा फिजिकल तो समझ में आएगा। अब तुम सवालें ना लगाना, इस बार कुछ ऐसा हम जुगाड़ उसका कर रहे हैं। चलो आगे आगे, हाँ ये सवाल लिखो। अच्छा इसको लिखो CH3 CH2 CH CHO और CH3,
देखो कार्बन की वैलेंसी सब ठीक ठाक है। अगला लिखो, सब चेक कर लो, कार्बन कोई चिल्ला तो नहीं रहा, सब ठीक है। चलो आगे लिखो। ठीक, ज्यादा है क्या चीज? अच्छा, ये चौथा जोड़ा लिखा रहे हैं हम। हाँ, मतलब ये नया सवाल नहीं है, हमने क्वेश्चन तो लिखवा ही दिया था ना, उसी का पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा, ये चौथा जोड़ा हम लिखवा रहे हैं। इसमें लिख लेना, इसके इसके अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म है, सब लोग बताएंगे बेटा। कोई बच्चा गलती नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, आईयूपीएससी के हिसाब से इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से 1 2, बताओ इधर चलें कि इधर? इधर लेफ्ट, क्योंकि इधर से ज्यादा बड़ी पेरेंट चेन मिली। अच्छा यहां बताओ कहां से नंबरिंग करें? 1 2 3 4 5। अच्छा बताओ इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 4। और इसकी पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5। यहां कितने कार्बन है? 5 कार्बन। और इस पेरेंट चेन में कितने हैं? 4 कार्बन। बताओ क्या बदला? पेरेंट चेन की लेंथ बदली। तो बताओ, और बाकी सब कुछ सेम है ना? बताओ यहां पे भी एक नंबर पे फंक्शनल ग्रुप और यहां पे भी एक ही नंबर पे फंक्शनल ग्रुप। क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदली? नहीं बदली। बदला क्या? पेरेंट चेन की लेंथ बदली। तो बताओ ये आपस में क्या है? CI। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? अभी अगली और हम क्लास करा लेंगे, उसके बाद सवाल शुरू हो जाएंगे, है ना? क्लास है। अब देखो भैया 10:45 तक क्लास चलेगी। तुम्हारे में अच्छा नहीं बताए थे, अगली क्लास 10:45 पे छूटेगी। अब अगली क्लास में हम नंबर आपको निकालने के एक जादू सिखाएंगे, और जो इस साल सिखाई देंगे। बोलो 36 37 38 39। फिर से बोलो 36 37 38 48 39 36। समझ में आ गया? ये सब नंबर हैं, ये सारे क्या है? नंबर। आपसे पूछेगा बताओ इस मॉलिक्यूल के कितने आइसोमर बनेंगे, तो ये हम तुम्हें जुगाड़ याद करा देंगे, सीधे नंबर बता दो, सीधे नंबर बता दो। तो नंबर वाले सवाल आपके लग जाया करेंगे, ठीक है? अच्छा आप देखो तो लोग फिर, अच्छा अगली क्लास में पूरे सवाल लगाना। समझ में आ गया? तो जिसमें अगली क्लास में गड़बड़ ना हो, वैसे हम सवाल पहले लगा देंगे, बाद में देखो समय मिलता नहीं है। समझ में आ रहा? क्लास के पहले 20 मिनट सवाल लगेंगे। समझ में आ गया? नहीं तो लास्ट में छूट जाएगा और बाद में तुम हम ही कोई बताओगे। समझ में आ रहा? अगली क्लास में पूरे सवाल, और शुरुआत के 20 मिनट सवाल ही लगेंगे। देखो क्लास के आखिरी में समय मिलता नहीं है ना? फिर वो छूट जाएगा। तो इसीलिए टोटल कितने सवाल लगाने हैं? कितने सवाल हैं? 120। 120 में 120 सवाल तुमको लगाने हैं। अगली क्लास में पहले के 20 से 25 मिनट सवाल ही लगेंगे, और उसके बाद हम लोग जहां थे वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर है? तो यही सारी बात है बेटा। तो बताओ आज कुछ समझ में आया?